ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 111, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी कमांडर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा। भाई गुफी का निवास वास्तव में एक उत्कृष्ट स्थान पर स्थित है। गु याओ ने ईर्ष्या के साथ टिप्पणी की क्योंकि उसने गुफी के रहने वाले पर्वत शिखर पर ऊर्जा की घनी सांद्रता देखी। गुफी की असाधारण प्रतिभा और कबीले के मजबूत समर्थन के साथ उसके लिए ऐसे संसाधन प्राप्त करना स्वाभाविक है। गु किंगयांग ने आश्चर्यचकित हुए बिना उत्तर दिया। उनका मानना था कि गुफी की प्रतिभा इस तरह के विकास की हकदार थी। मैंने सुना है कि जिस साल हम अलग हुए हैं उस साल में वह पहले ही 1 स्टार डू वेनेरेट स्तर तक पहुंच गया है। उसकी गति हमसे कहीं ज्यादा है, गु याओ ने प्रशंसा के साथ कहा। वहां कौन जाता है? जब गु किंगयांग और गु याओ बातचीत कर रहे थे तो एक बुजुर्ग की आवाज़ ने उन्हें बाधित किया। इसके तुरंत बाद 2 आदमी उनके सामने आए, एक बूढ़ा और एक जवान, दोनों ही डूजू स्तर के विशेषज्ञों की आभा बिखेर रहे थे। यह कोई और नहीं बल्कि गुफी और आदरणीय तियान हुओ थे। भाई किंगयांग, गु याओ। गुफी ने उन्हें पहचानते ही मुस्कुराया। तुम मेरे घर क्यों आए हो? उन तीनों ने अपनी युवावस्था में एक दूसरे का साथ दिया था, इसलिए उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो मुझे नहीं पता होता कि यह इतनी अच्छी जगह है, गु याओ ने मजाक में कहा। क्या तुम हमें यहाँ खड़े रहने दोगे या हमें चाय के लिए अंदर बुलाओगे? गु किंगयांग ने मजाक किया। हा, मैं तुम्हें सबसे अच्छी चाय पिलाऊंगा, गुफी ने इशारा करते हुए कहा। वे चारों जल्द ही पहाड़ के किनारे एक मंडप में बैठ गए जहाँ से हल्की हवा बह रही थी। भाई किंगयांग, गु याओ, मैं तुम्हारे आने की खुशी का श्रेय किसको दूं? गुफी ने सीधे पूछा, ये जानते हुए कि उनके आने का कोई कारण होगा। गु किंगयांग और गु याओ ने एक दूसरे को देखा और फिर गु याओ ने चाय रखी और बोला, हमें ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी से खबर मिली है कि 2 कमांडर रिटायर होने की योजना बना रहे हैं। हम खाली पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर विचार कर रहे हैं। क्या आप इच्छुक हैं, भाई गुफी? गु कबीले के भीतर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का उच्च दर्जा था जिसमें सख्त चयन मानदंड थे। सदस्यों को कबीले के प्रति पूरी तरह से वफादार होना पड़ता था और एक निश्चित आयु सीमा के भीतर कुछ निश्चित शक्ति स्तरों को पूरा करना पड़ता था। वार्षिक मूल्यांकन कठोर थे और जो मानकों को पूरा करने में विफल रहे उन्हें हटा दिया गया, जिससे सेना की गुणवत्ता असाधारण रूप से उच्च बनी रही। उच्च पदों, विशेष रूप से 8 कमांडरों और 4 जनरलों के लिए और भी सख्त आवश्यकताएं थीं। उच्च साधना स्तर होना ही पर्याप्त नहीं था, किसी को आयु मानदंड भी पूरा करना पड़ता था। गुफी के दादा गु ली ब्लैक सबमर्ज्ड किंग थे जो सेना के सर्वोच्च नेता थे, इसलिए गुफी इन मामलों से अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर मैं अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा संसाधनों की जरूरत है, और कबीले से ज्यादा संसाधन पाने का सबसे आसान तरीका है प्रभाव हासिल करना। सिर्फ अपने दादा पर निर्भर रहना आलोचना को आकर्षित करेगा। अगर मैं ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी में कमांडर बन जाता हूं तो कबीले के अंदर और बाहर दोनों जगह मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अपने विकल्पों पर ध्यान से विचार करने के बाद गुफी ने अपना फैसला किया। ईमानदारी से कहूं तो मैं कमांडर पद के बारे में भी सोच रहा था। यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, गुफी ने दोनों से कहा। बढ़िया, भाई गुफी के प्रतियोगिता में शामिल होने से 3 महीने में चयन और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। गु किंगयांग और गु याओ दोनों खुश थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अब उनका सामना एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से होगा। केवल 2 पद उपलब्ध होने के कारण उनमें से एक गु किंगयांग, गु याओ या गुफी बाहर हो जाएगा। गुफी की प्रतिभा और ताकत ने उसे एक गंभीर प्रतियोगी बना दिया। गु किंगयांग और गु याओ दोनों ही 1 स्टार डूजुन्स थे, लेकिन गु किंगयांग थोड़ा पहले ही आगे बढ़ गया था और उसे ज्यादा अनुभव था। हालांकि दोनों गुफी से बड़े थे। उनका एकमात्र फायदा यह था कि प्रतियोगिता इस साल हो रही थी। अगर इसमें 2 साल की देरी होती तो गुफी की प्रतिभा शायद उन्हें बहुत पीछे छोड़ देती। चलो 3 महीने में प्रतियोगिता में मिलते हैं। अपना व्यवसाय समाप्त होने के बाद गु किंगयांग और गु याओ ज्यादा समय तक नहीं रुके और जल्दी ही चले गए। जैसा कि गु कबीले से उम्मीद की जाती थी, वे दोनों 30 साल के भी नहीं हैं और पहले ही डू वेनेरेट स्तर पर पहुंच चुके हैं। याओ तियान हुओ उनके जाने के बाद अपना आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए, खासकर गुफी की और भी ज्यादा राक्षसी प्रतिभा को देखते हुए। उन्होंने याद किया कि डू वेनेरेट तक पहुंचने में उन्हें कितने साल लगे और खुद की तुलना इन युवा प्रतिभाओं से करना निराशाजनक था। गु किंगयांग और गु याओ को विदा करने के बाद गुफी बांस के घर में लौट आया, जहां जियाओ यी जियान, किंग लिन और जी यान मस्ती में लड़ रहे थे, जिससे कमरा हंसी से भर गया। जब गुफी ने प्रवेश किया तो बिस्तर पर लेटे हुए जी यान ने ऊपर देखा और पूछा, तुम्हें देखने कौन आया था? ये फिर से तुम्हारी पूर्व पत्नी नहीं थी, है ना? जियाओ यी जियान के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए जी यान ने जुनर से नाराजगी जताई थी।
नहीं, ये सिर्फ कबीले के 2 भाई थे, गूफी ने समझाया। तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई, है ना? जियाओ यी जियान ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, वे सिर्फ ये पूछने आए थे कि क्या मैं 3 महीने में ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी में कमांडर पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में दिलचस्पी रखता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मैं 8 कमांडरों में से एक बन जाऊंगा। और अगर मैं कमांडर बन जाता हूं तो गू कबीले में तुम्हारा रुतबा और बढ़ जाएगा। गूफी ने जियाओ यी जियान की तरफ कोमलता से देखते हुए कहा, जो उसकी निगाहों के सामने शर्मा गई। जियाओ यी जियान भावुक हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। क्या तुम्हारी पूर्व पत्नी भाग लेने जा रही है? अगर वह भाग लेती है तो मैं भी शामिल होकर उसे सार्वजनिक रूप से पीटना चाहूंगा। जी यान ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। गूफी ने हल्के से जी यान के सिर पर थपथपाया। अगर वह भाग भी लेती है तो भी तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी यान निराश होकर गुब्बारे की तरह फूल गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? जियाओ यी जियान ने पूछा, अभी भी गूफी के बारे में चिंतित थी। मुझे लगता है कि मैं 2 स्टार डू वेनेरेट में प्रवेश करने की कगार पर हूँ। इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, गूफी ने उसे आश्वस्त किया। उसके शब्दों ने उसे जी यान की तीखी नज़रों से देखा। वह भी अभी डू वेनेरेट में पहुंचा था और अब वह 2 स्टार डू वेनेरेट तक पहुंचने की बात कर रहा है। 3 या 4 दिनों के समायोजन के बाद जियाओ यी जियान और अन्य लोगों ने गो दायरे में जीवन के लिए खुद को ढाल लिया था, जिससे गूफी को अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। जियाओ यी जियान और किंगलिन ने हर दिन लगन से प्रशिक्षण लिया, जबकि जी यान थोड़ा अधिक आराम से था। 10 दिन बाद गूफी ने अपना एकांत प्रशिक्षण शुरू किया। उसने अपनी विशेषताओं की जांच करने के लिए सिस्टम पैनल खोला। होस्ट गूफी, आयु 17, साधना लेट 1 स्टार डू वेनेरेट, योग्यता 101 ग्रेड 10 डू डी ब्लड लाइन, संविधान 80 रॉयल ब्लड लाइन के रैंक 8 जादुई जानवर के बराबर, आत्मा मिड स्पिरिट क्षेत्र, साधना तकनीक ग्रेट फ्लेम हॉट सूत्र निम्न स्वर्ग स्तर, डू तकनीक फ्लेम डिवोरिंग केज उच्च पृथ्वी स्तर, सनफिंगर मध्य पृथ्वी स्तर, हेवनली स्टार स्टेप्स उच्च पृथ्वी स्तर, मूवमेंट तकनीक 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक उच्च पृथ्वी स्तर, 4 अलग अलग स्वर्गीय लपटों को इकट्ठा करके निम्न स्वर्ग स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं। गॉड सील तकनीक उच्च पृथ्वी स्तर, सभी 5 मोहरों की पूर्ण महारत हासिल करने पर निम्न स्वर्ग स्तर के बराबर। कीमिया 8 स्तर, प्रारंभिक चरण, विलेज स्वर्गीय लपटें, सी हॉट फ्लेम ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला, गिरे हुए हृदय की ज्वाला, संचित भावनात्मक मूल्य 54,352। मेरी साधना को बढ़ाओ। साधना एपिफेनी को ट्रिगर करने के लिए 30,000 भावनात्मक मूल्य का उपभोग करता है। एपिफेनी की सहायता से गूफी ने केवल 5 दिनों में 2 सितारा डू वेनेरेट तक आसानी से प्रवेश किया। अध्याय 112, मैं तुम्हें तलाक देने का पछतावा करवाऊंगा। तुम किस बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें चिंता है कि तुम आगामी प्रतियोगिता में गूफी से हार जाओगे? गूफी के घर से निकलने के बाद गू किंग यांग ने देखा कि गू याओ परेशान लग रहा था, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमें गूफी की प्रतियोगिता में भागीदारी के बारे में जुन एर को बताना चाहिए? जुन एर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है तो उसे क्यों बताएं? गू किंग यांग को पता नहीं था कि गू याओ क्या सोच रही थी। जुन एर गूफी के बारे में बहुत परवाह करती है। वह निश्चित रूप से जानना चाहेगी। चलो उससे मिलते हैं, गू याओ ने जोर दिया और गू किंग यांग उसके पीछे चला गया। उस समय जुन एर अपने पहाड़ की चोटी पर थी, अपने सामने एक बड़े टूटे हुए पत्थर को घूर रही थी, जो स्पष्ट रूप से उसके अपने काम का परिणाम था। जब जुन एर ने गू याओ और गू किंग यांग को आते देखा तो उसने बिना कुछ कहे उदासीनता से उनकी ओर देखा। गू याओ जुन एर के पास उतरी और धीरे से बोली, क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी में कमांडर के लिए 2 पद खाली हुए हैं? जुन एर गहरी सोच में डूबी हुई कोई जवाब नहीं दिया। गूफी भी उन पदों में से एक में रुचि रखती है, गू याओ ने कहा। आखिरकार जुन एर का ध्यान आकर्षित किया। गू याओ को देखते हुए उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं और उसने पूछा, क्या गूफी कमांडर पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रही है? हाँ, गू याओ ने पुष्टि की। जुन एर की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। चूंकि गूफी ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी में कमांडर बनना चाहता था, इसलिए वह सुनिश्चित करेगी कि उसके लिए यह आसान रास्ता न हो। क्या तुम्हें लगता है कि गूफी में वह सब कुछ है जो चाहिए? जुन एर ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। हालांकि गूफी पहले ही डू वेनेरेट में प्रवेश कर चुका है, लेकिन मैं 10 दिन पहले ही 2 स्टार डू वेनेरेट में प्रवेश कर चुका हूँ। जैसा कि अभी है, गूफी के लिए मुझे हराना मुश्किल होना चाहिए, गू किंग यांग ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। डू वेनेरेट में 1 स्टार का अंतर एक खाई की तरह था, यही कारण था कि गू किंग यांग ऐसा दावा कर सकता था। हालांकि गूफी और मैं साधना में एक ही स्तर पर हैं, मैं उनसे कुछ साल बड़ा हूं और डू तकनीकों को नियंत्रित करने में उनसे ज्यादा अनुभव रखता हूं, गू याओ ने कहा। हालांकि उन्हें पता था कि उनका आत्मविश्वास कुछ हद तक डगमगा रहा था।
अच्छा, गूफी को हमारे कुल का हजारों सालों में सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है, लेकिन इस बार उसे हार का दंश झेलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि उसे एहसास हो कि इस दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर अनगिनत लोग हैं और उसे घमंडी होने का कोई अधिकार नहीं है। गू किंग यांग और गू याओ के गूफी को हराने के आत्मविश्वास को सुनकर जुनर बहुत खुश हुई। वह आने वाली प्रतियोगिता में गूफी की बेइज्जती देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। केवल उसका अपमान ही उसके दिल में मौजूद आक्रोश को कम कर सकता था। जुनर को मुस्कुराते हुए देखकर गू याओ ने चुपचाप अपनी मुठियां भींच लीं। मुझे इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, गू याओ ने खुद से वादा किया। वह जानता था कि यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। अगर वह प्रतियोगिता में गूफी को हरा सकता है तो वह आखिरकार जुनर का पक्ष जीत सकता है। वह बचपन से ही जुनर पर मोहित था और जब जुनर ने गूफी से शादी की तो उसने सोचा कि वह अपनी बाकी जिंदगी जिएगा पछतावे में जीवन। लेकिन गूफी और जुनर के तलाक ने सब कुछ बदल दिया। पहली बार वह पहले से कहीं ज्यादा जुनर के करीब महसूस कर रहा था। इसके लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा और अपना सब कुछ दे देगा। जुनर के घर से निकलने के बाद गू याओ और गू किंग यांग दोनों ने 3 महीने में प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। चाहे खुद के लिए हो या दूसरों के लिए, उन्हें मंच पर अपनी पूरी ताकत दिखानी थी। ... समय उड़ गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। क्या आपको विश्वास है कि आप उन सभी को हरा सकते हैं? बांस की इमारत के बाहर गूफी और उसका समूह इकट्ठा हुआ। जी यान की उत्सुक अभिव्यक्ति को देखकर कोई सोच सकता है कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है। मैं झूठे दावे नहीं करता, लेकिन मैं शायद हारूंगा नहीं। बोलने के बाद गूफी ने अपने डूक्यूई को देखा जो उसके बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के बाद से और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह इस दौरान काफी मजबूत हो गया था। प्रतियोगिता में हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। परिणाम चाहे जो भी हो, आपको अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जियाओ यी जियान चिंतित महसूस कर रही है। भावना मूल्य जोड़ 100। जियाओ यी जियान ने अपनी चिंता व्यक्त की, केवल गूफी की सुरक्षित वापसी की उम्मीद करते हुए। गूफी ने अपने दिल में गर्मी महसूस की और धीरे से जियाओ यी जियान को गले लगा लिया। चिंता मत करो, वे दोनों मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। बोलने के बाद गूफी ने जियाओ यी जियान को अपनी बाहों में लिया और दूर उड़ गया। उसके पीछे जियान और अन्य लोग भी थे। उनका गंतव्य एक विशाल चौक था जो एक प्राचीन आभा से भरा हुआ था। जब गूफी और उनका समूह चौक पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह पहले से ही घनी भीड़ से भरा हुआ था। अधिकांश भीड़ ने काले कवच पहने थे। वे गू कबीले की प्रसिद्ध ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी थे। यहां तक कि उनकी आभा से ही कोई उनकी ताकत को महसूस कर सकता था। ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का सदस्य बनना गू कबीले के कई युवा सदस्यों के लिए एक सपना था। कमांडर का पद हासिल करने के लिए उनमें से अलग खड़ा होना और भी अधिक प्रतिष्ठित। इस तरह के पदों ने कबीले के भीतर अपार सम्मान लाया, जिससे कई लोग छोटी उम्र से ही ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। कमांडर पदों के लिए प्रतियोगिता ने स्वाभाविक रूप से एक विशाल दर्शक वर्ग को आकर्षित किया। हर कोई देखना चाहता था कि कौन सी युवा प्रतिभाएं ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के नए कमांडर बनने के लिए आगे आएंगी। गूफी के आगमन ने काफी ध्यान आकर्षित किया। क्या वह गूफी की नई महिला है? वह काफी खूबसूरत है, लेकिन उसकी ताकत में कमी लगती है। वास्तव में मैंने सुना है कि वह अभी डूकिंग स्तर पर पहुंची है। ये बहुत बढ़िया है। रुको, क्या वह पहले से ही 4 स्टार डूकिंग पर है? वह कुछ ही महीनों में 3 सितारे आगे बढ़ गई। वह साधना गति प्रभावशाली है, हमारे गू कबीले में कई लोगों की तुलना में भी तेज। जियाओ यी जियान की अनूठी पृष्ठभूमि के कारण गू कबीले के सदस्यों ने उस पर बहुत ध्यान दिया। जब उन्होंने उसकी तेज प्रगति देखी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। कोई आश्चर्य नहीं कि गूफी को जियाओ यी जियान पसंद थी, वह भी एक प्रतिभाशाली थी। भीड़ की गपशप जुनर के कानों तक पहुंची, जिससे वह असहज महसूस करने लगी। उसने घृणा से जियाओ यी जियान को देखा। हर बार जब कोई जियाओ यी जियान की प्रशंसा करता तो जुनर चिढ़ जाती। गूफी, मैं तुम्हें समझाऊंगी कि मुझसे तलाक लेना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका तुम्हें हमेशा पछतावा रहेगा। जुनर ने मन ही मन कसम खाए, उसकी मुट्ठियां अनजाने में भीग गईं। चलो बैठते हैं। पहुंचने पर गूफी अपने समूह को एक अच्छी जगह पर ले गया जहां से वे अखाड़े को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जुनर गूफी के समूह से बहुत दूर नहीं बैठा था और वह स्पष्ट रूप से उसकी नज़र को अपने ऊपर महसूस कर सकता था, लेकिन उसने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। गू किंग यांग और गू याओ भी मौजूद थे, लेकिन वे प्रतियोगिता की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और गूफी के साथ अभिवादन का आदान प्रदान नहीं किया। गू कबीले की प्रतियोगिताएं काफ़ी जीवंत हैं। जी यान खुशी से जियाओ यी जियान के बगल में बैठा प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4 जनरलों में से एक, गू झान, आ गया।
पहले से अस्त व्यस्त प्लाजा तुरंत शांत हो गया। गू झान, एक शीर्ष 9 सितारा डू जुन, गू कबीले के भीतर प्रसिद्ध था। आज ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी में 7वें और 8वें कमांडर पदों के लिए प्रतियोगिता है। हमेशा की तरह शीर्ष 2 रैंक वाले प्रतियोगियों को कमांडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। गू झान की आवाज़ प्लाजा के हर कोने तक पहुंच गई। बिना किसी और बात के प्रतियोगिता शुरू हो गई। पहले मैच में गूफी बनाम गू याओ। अध्याय 113, ये गौरवशाली सम्मान मुझे मिलना चाहिए था। जैसे ही पहले मैच के लिए विरोधियों की घोषणा की गई, भीड़ चौंक गई। ये बहुत संयोग है, पहला मैच इन दोनों के बीच है। मुझे लगता है कि यह मुकाबला फाइनल से भी ज़्यादा रोमांचक हो सकता है। वे दोनों गू कबीले की शीर्ष प्रतिभाओं में से हैं। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? हालांकि गूफी ज़्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन मेरा मानना है कि गू याओ के पास बेहतर मौका है क्योंकि यह सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि ताकत के बारे में है। मैं असहमत हूँ। गूफी की प्रतिभा सिर्फ साधना तक सीमित नहीं है। दर्शकों ने दोनों लड़ाकों के बारे में गर्मागर्म बहस की और बिना किसी वार्म अप की ज़रूरत के माहौल तुरंत ही बिजली की तरह चमक उठा। अगर गू कबीले का मंच तैयार करने का ये तरीका था तो यह निस्संदेह सफल रहा। गू याओ और गूफी दोनों ही नेतृत्व पदों के लिए मजबूत दावेदार थे। उनकी लड़ाई रोमांच से भरपूर होने वाली थी, जिससे हर कोई उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। जियो यी जियान तनावग्रस्त और चिंतित महसूस कर रही थी। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी ने जियो यी जियान की ओर देखा, जिसका पीला चेहरा अब उसकी चिंता के कारण और भी अधिक रक्तहीन हो गया था। चिंता मत करो, मैं अभी वापस आ जाऊंगा, गूफी ने उसे आश्वस्त किया और फिर बड़े अखाड़े के केंद्र में निर्दिष्ट युद्ध मंच पर पहुंच गया। गू याओ, जो गूफी को तब से ध्यान से देख रहा था जब से उसे पता चला कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी है, उसने खुद से कहा, इस बार मुझे जीतना ही होगा। उस संकल्प के साथ गू याओ भी हवा में उछला और गूफी के बाद मंच पर उतरा। भाई गूफी, चूंकि आज हम नेतृत्व पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो चलो पीछे न हटें। गू याओ ने गंभीरता से कहा। वह जानता था कि गूफी की प्रतिभा उससे कहीं बेहतर है और यह गूफी को हराने का उसका एकमात्र मौका हो सकता है। आने वाले सालों में गूफी की ताकत निस्संदेह उसे बहुत पीछे छोड़ देगी। इसके अलावा जुन एर की मीठी मुस्कान की छवि गू याओ के दिमाग में कौंध गई, हालांकि वह मुस्कान शायद ही कभी उस पर निर्देशित होती थी। जुनर, तुम्हारे लिए मुझे जीतना ही होगा। ठीक है, युद्ध के मैदान में कोई भाईचारा नहीं है, चलो पूरी ताकत से लड़ें। गूफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर अपनी शक्तिशाली डू क्यूई को बाहर निकाल दिया। गू याओ को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 1.5। 2 सितारा डू वेनेरेट, तुम फिर से आगे निकल गए। जैसे ही गूफी ने अपनी आभा प्रकट की, गू याओ दंग रह गया। उसे याद आया कि गूफी ने हाल ही में डू वेनेरेट में प्रवेश किया था और अब केवल 6 महीने बाद वह फिर से आगे बढ़ गया है। गूफी की प्रतिभा केवल असाधारण नहीं थी, यह राक्षसी थी। गू याओ ही चौंका नहीं था, गू किंग यांग और जुनर दोनों समान रूप से हैरान थे। ऐसा लगता है कि इस बार गू याओ के पास बहुत कम मौका है, गू किंग यांग ने अपना सिर हिलाते हुए टिप्पणी की। 1 सितारा और 2 सितारा डू वेनेरेट के बीच का अंतर एक खाई की तरह था। क्या उसकी प्रतिभा वास्तव में इतनी जबरदस्त है? जुनर कुछ पल के लिए हतप्रभ रह गई। अंदर से वह कभी भी गूफी को तलाक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह युवा पीढ़ी में सबसे बेहतरीन था। कौन ऐसे पति को छोड़ना चाहेगा जो एक अद्वितीय प्रतिभा वाला हो? अब जुनर के दिल में अनिच्छा की भावना फैल गई। उसने अपने पीले होठों को काट लिया, उम्मीद करते हुए कि गू याओ अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और गूफी को हरा सकता है। एक संक्षिप्त गतिरोध के बाद मैच आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। गू याओ की डू क्यूई फट गई और उसके काले और सफ़ेद बाल फड़फड़ाने लगे क्योंकि वह एक प्रेत की तरह गायब हो गया, उसकी आकृति हवा से भी अदृश्य थी। ये देखकर गूफी की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। वह जानता था कि वह इस लड़ाई को हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। ऐसी घटनाएं खुद के लिए नाम बनाने के लिए एकदम सही मंच थीं। हारने से केवल उपहास ही होगा, इसलिए जीत उसके लिए एकमात्र विकल्प था। बूम! गूफी ने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद कर ली और उसकी पकड़ को कसने के सरल कार्य ने ध्वनि के साथ हवा को विस्फोट कर दिया। उसकी डू क्यूई ज्वार की लहर की तरह उछली और उसने अपना दाहिना हाथ आगे की ओर घुमाया, अपने सामने की जगह पर निशाना साधते हुए। जैसे ही गूफी हमला करने वाला था, अचानक एक हाथ शून्य से उभरा, जो अविश्वसनीय गति से गूफी के हाथ के पीछे निशाना साध रहा था। बूम! डू क्यूई की टक्कर से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें ऊर्जा की लहरें बाहर की ओर उठीं। गू याओ की आकृति, जो अभी अभी गायब हुई थी, गूफी के सामने फिर से प्रकट हुई। इस समय गू याओ ने एक हाथ से गूफी की मुट्ठी पकड़ी, डू क्यूई ने उनकी बंद मुट्ठियों के चारों ओर घुमाया और उसका दूसरा हाथ गूफी की छाती की ओर बढ़ा। लेकिन गूफी आसानी से पकड़े जाने वाले लोगों में से नहीं थे। अपनी बांह को अजीबोगरीब तरीके से हिलाते हुए उन्होंने डू क्यूई के एक धमाके के साथ गू याओ की पकड़ को हटा दिया, जिससे आने वाले घुसे से बच गए।
यह आदान प्रदान पलक झपकते ही हुआ, देखने वालों को यह तुरंत दिखाई दिया, जिससे ऐसा लगा कि दोनों बराबरी पर हैं। हालांकि केवल गू याओ को ही पता था कि गोफी ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने मजबूत हो तो मैं तुम्हें जमीन पर गिरा दूंगा। माउंटेन सील खोलो। सी फ्लिपिंग सील। गू याओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने तेजी से हाथ की मुहरें बनाई, जिससे कई बड़े हाथ के निशान बने जो गूफी की ओर बढ़े। उसने एक बार में एक पर हमला नहीं किया, बल्कि गूफी के भागने के सभी रास्तों को बंद करने के लिए अपनी लगभग सारी डुक्यूई झोंक दी, जिससे उसे सीधे हमले का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गूफी का चेहरा भावहीन रहा। वह गू याओ के इरादे को समझ गया। अगर तुम आमने सामने जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओपन माउंटेन सील। सी फ्लिपिंग सील। गूफी के हाथ और भी तेजी से चले, जिससे समान विशाल हाथ के निशान बने जो गू याओ से टकरा गए। TLN। वे गॉड सील तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जो एक उच्च अर्थ टियर 2 तकनीक है। ये गू कबीले की एक गुप्त विरासत है जिसमें 5 अलग अलग शैलियां शामिल हैं: ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवरटर्निंग लैंड सील, स्काई ब्यूरिंग सील और प्राचीन गॉड सील। प्रत्येक सील एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब कोई सभी 5 सीलों में पूर्ण महारत हासिल कर लेता है तो यह अपने चरम पर एक कम स्वर्ग टियर 2 तकनीक के बराबर होता है। उनकी तकनीकों की टक्कर ने विस्फोटों की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया, जिससे ऊर्जा की लहरें बाहर की ओर टकराने लगीं। यदि अखाड़ा पर्याप्त बड़ा नहीं होता और शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा सील के साथ सुदृढ़ नहीं होता तो दर्शक इसके बाद फंस सकते थे। टकराव से धूल जमने के बाद गूफी दृढ़ रहा, जबकि गू याओ का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। स्पष्ट रूप से गू याओ, जो रैंक में 1 स्टार से नीचे था, गू फी के लिए एक मैच नहीं था। गूफी और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने पूरी ताकत से जाने का फैसला किया। जैसे ही गूफी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, गू याओ ने खुद को पूरी तरह से पराजित पाया। उसे रक्षात्मक स्थिति में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें वापस हमला करने का कोई मौका नहीं था। गूफी के अथक हमले के कारण उसकी रक्षा भी कमजोर पड़ गई। केवल लड़ने की भावना रखने से जीत नहीं मिलती। यह विचार गू याओ के दिमाग में आया, तभी गूफी अचानक उसके पीछे आ गया और उसकी पीठ पर हथेली से वार किया। उसके शरीर में स्वर्गीय ज्वाला की लहर ने गू याओ को ऐसा महसूस कराया जैसे वह मौत का सामना कर रहा हो। गूफी के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर गू याओ को एहसास हुआ कि उसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। अब और नहीं, अब और नहीं, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। गू याओ ने निराश होकर हार मान ली। जैसे ही गू याओ ने आत्मसमर्पण किया, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4 कमांडरों में से एक गू झान ने तुरंत गूफी को विजेता घोषित कर दिया। मुझ पर नरमी बरतने के लिए धन्यवाद। गूफी ने मंच से उतरते हुए हल्के फुल्के लहजे में कहा। गू याओ के बिना कोई वास्तविक खतरा पैदा किए हुए मैच आसानी से जीत लिया। अन्य प्रतिभागियों ने इसके बाद बारी बारी से मैदान में प्रवेश किया। प्रतियोगिता उम्मीद के मुताबिक जारी रही, जिसमें अंतिम मैच गुकिंगयांग और गूफी के बीच हुआ। हालांकि गुकिंगयांग गू याओ से 1 स्टार अधिक मजबूत थे, लेकिन वे भी गूफी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाए। कई औपचारिकताओं के बाद गूफी अंतिम विजेता के रूप में उभरे। परिणामस्वरूप गूफी सेना के 7वें कमांडर बन गए, जबकि गुकिंगयांग ने 8वां स्थान प्राप्त किया। इस जीत ने गूफी की युवा पीढ़ी की शीर्ष प्रतिभा के रूप में स्थिति को मजबूत किया, क्योंकि 6 पिछले कमांडर 30 से अधिक उम्र के थे, जिनमें से कुछ 40 के करीब थे। 2 पिछले कमांडरों ने स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ा था, लेकिन उनकी साधना में कम प्रगति के वर्षों के बाद उन्हें हटा दिया गया था। इस शानदार उपलब्धि के साथ गूफी जियो यीजियान के बगल में खड़ा था, बातें कर रहा था और हंस रहा था। गूफी की वजह से जियो यीजियान भी गौरव का आनंद उठा। ये दृश्य देखकर जुनर को अपने भीतर एक अकथनीय उदासी महसूस हुई। मूल रूप से ये सब मेरा होना चाहिए था, उसने सोचा। उसका दिल पछतावे से भारी था। अध्याय 114। अब मुझे समझ में आया कि भाई तुम्हें क्यों नहीं चाहता था। जुन एर की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने गूफी आधिकारिक तौर पर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की 7वीं कमांडर बन गई, जिसकी प्रशंसा कई कबीले के सदस्यों ने की। हालांकि गुकिंगयांग भी 8वीं कमांडर बनने में सफल रही, लेकिन गूफी के बगल में खड़ी वह महत्वहीन लग रही थी। गुकिंगयांग केवल एक असहाय मुस्कान दे सकती थी। उद्घाटन समारोह के बाद गूफी जियो यीजियान और अन्य लोगों के पास लौट आए। जियान तुरंत उछलकर गूफी के हाथों में ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की वर्दी का निरीक्षण करने लगी। ये प्रभावशाली लग रही है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी जियो यीजियान ने तुम्हारे लिए चुनी है। बेशक जियो यीजियान का स्वाद बेजोड़ है, अन्यथा वह मेरे साथ कैसे हो सकती है। गूफी ने शेखी बघारी, जिससे जियो यीजियान हंस पड़ी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तुम्हारी आगे क्या योजना है? जियो यीजियान ने चिंता से पूछा। कमांडर बनने के बाद मुझे प्रशिक्षण के लिए ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के साथ रहना होगा। आप सभी मेरे निवास पर आराम कर सकते हैं। आदरणीय तियान हुओ आपकी देखभाल कर रहे हैं, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा।
गूफी ने याओ तियानहुओ की ओर देखा, जिन्होंने समझ में सिर हिलाया। जियो यी जियान और अन्य लोग आदरणीय तियानहुओ के पीछे बांस के घर में वापस चले गए ताकि वे अपनी खेती जारी रख सकें, जबकि गूफी गू झान के साथ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के प्रशिक्षण मैदान में सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू करने के लिए चले गए। ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के अधिकांश लोग गू कबीले के जोशीले युवा थे, जो अपनी ताकत और प्रतिभा को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक थे, गुण जो गूफी में प्रचुर मात्रा में थे। कई सैनिक उनकी गहरी प्रशंसा करते थे, इसलिए नए होने के बावजूद गूफी को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ा। एक कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति और अब एक कमांडर के रूप में कबीले के भीतर गूफी का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता गया। एल्डर गूली ने कई दिनों तक मुस्कुराना बंद नहीं किया था। भाई किंग यांग, मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। एक दिन अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद गूफी ने गू किंग यांग को अलविदा कहा और जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकलने वाला था, एक नर्म लेकिन कुछ हद तक घृणित आवाज ने पुकारा, भाई गूफी, हर दिन सैनिकों को प्रशिक्षित करना कठिन रहा होगा। गूफी ने भौहें सिकोड़ी ये देखने के लिए ऊपर देखा कि यह जुन एर थी। आज जुन एर सामान्य से अधिक विनम्र था, यहाँ तक कि गूफी के बारे में गर्मजोशी से पूछताछ करने के लिए प्रशिक्षण मैदान में भी आया। कमांडर के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। गूफी जुन एर के साथ आगे बातचीत नहीं करना चाहता था, उसके मधुर स्वर के बावजूद अपने रवैये को बदले बिना सपाट जवाब दिया। गूफी के उदासीन शब्दों पर जुन एर की आंखों में थोड़ी उदासी झलक आई, लेकिन उसने अभी भी उत्साह का दिखावा किया। हालांकि इससे पहले कि वह फिर से बोल पाती, गूफी ने उसे रोक दिया। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। गूफी की आवाज़ दूर की थी, वह चला गया। उसने जुन एर को दूसरी नज़र से नहीं देखा। जुन एर वहीं खड़ी रही, गूफी के जाने वाले रूप को देखती रही। उसे वह कहने का मौका भी नहीं मिला जो वह कहना चाहती थी। शिकायत की भावनाएं धीरे धीरे उभरने लगीं। उसके साथ इतना ठंडा व्यवहार कब किया गया था? जुन एर, तुम भी यहाँ प्रशिक्षण मैदान में हो। गू किंग यांग और गू याओ मैदान से बाहर आ रहे थे और गू याओ ने खुशी से जुन एर का अभिवादन किया। इसका तुमसे क्या लेना देना है? जुन एर ने झट से कहा, गूफी की ठंडक से अपना गुस्सा गू याओ पर निकालते हुए। जुन एर, गू याओ ने तुम्हें भड़काने के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा तुम्हें समझना चाहिए कि वह तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता है। गू किंग यांग ने भौहें सिकोड़ी। चूंकि गूफी अब उसे अपनी बहन के रूप में नहीं चाहता था, इसलिए जुन एर का गू याओ को चुनना एक बुरा विकल्प नहीं होगा। क्या भावनाएं? उसने दावा किया था कि वह पिछली बार गूफी को हरा सकता था, और क्या हुआ? वह पूरी तरह से अपमानित था। बिना ताकत के बड़े बड़े दावे करने का क्या फायदा? जुनर ने गुस्से में जवाब दिया, गू याओ को कोई सम्मान नहीं दिया। जुनर, भाई गूफी वास्तव में मेरी पहुंच से परे है। उसकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। गू याओ ने ईमानदारी से स्वीकार किया। गूफी से हारने के बारे में उसे कोई शिकायत नहीं थी। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा साथी चाहूंगी जो गूफी से कमजोर हो? अगर मैं किसी कमतर, असफल व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाऊं, तो मैं कबीले में अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाऊंगा? क्या तुम कबीले में दूसरों द्वारा मेरा उपहास होते देखना चाहते हो? जुनर चिल्लाए, उसका रवैया ठंडा और निर्दयी था। गू याओ को उसके शब्दों पर अपने दिल में एक पीड़ा महसूस हुई। उसने अपने सामने खूबसूरत जुनर को देखा, उसका शरीर कांप रहा था। क्या मैं हमेशा से गलत था? क्या जुनर वास्तव में यही सोचती है? क्या मैं इतने समय से सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा हूं? उस पल गू याओ को अचानक एहसास हुआ कि शायद वह इतने सालों से जिसे पसंद करता था, उसमें वह गलत था। भाई गूफी से बेहतर कोई मिलना शायद असंभव है। कम से कम जियाओ कबीले का वह बेकार बदमाश तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। गू याओ की आंखें अचानक तीखी हो गईं, उसका स्वर कठोर हो गया। क्या? तुमने क्या कहा? जुनर को उम्मीद नहीं थी कि गू याओ भाई का अपमान करेगा जियाओ यान को उसके मुंह पर। यह उसकी एक वर्जित बात थी, जिसे गू याओ ने भी, जो हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करती थी, पार करने की हिम्मत की थी। इसके अलावा गू याओ ने पहले भी अपने भाई जियाओ यान को मारने के लिए किसी को भेजा था। इस समय जुन एर ने गू याओ को गुस्से से देखा। अगर उसकी ताकत कम न होती तो वह खुद गू याओ पर हमला कर देती। मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। तुमने जियाओ कबीले के एक बेकार सदस्य की खातिर भाई गूफी के साथ गलत किया है। उद्धरण चिन्ह। मैं भाई गूफी के फैसले को समझ नहीं पाती थी, यहाँ तक कि सोचती भी थी कि वह गलत है। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि उसका फैसला वाकई कितना बुद्धिमानी भरा था। ये कहने के बाद गू याओ ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और अब जुन एर की ओर नहीं देखा। जुन एर, जो हमेशा प्रशंसकों से घिरी रहती थी, अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से अस्वीकृति का दंश महसूस करती थी जिसने कभी उसका बहुत पीछा किया था। उसका पहले से ही उदास मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। मैं
जुन एर ने बोलना शुरू किया, लेकिन पूरा नहीं बोल पाए। एकाकी आकृति के साथ मुंह फेरकर हताश होकर चली गई। प्रशिक्षण मैदान से निकलने के बाद गूफी बांस की इमारत में वापस आ गई, जहां जी यान किंगलिन के साथ खेल रहा था। तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं यहाँ बहुत ऊब रहा था। तुम ठीक समय पर वापस आ गए। जियाओ यीजियान ने अभी अभी अपनी साधना पूरी की है। जैसे ही जी यान ने बोलना समाप्त किया, जियाओ यीजियान अपने कमरे से बाहर निकल गई। साधना से ताज़ा जियाओ यीजियान अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से घिरी हुई थी। उसकी डुक्यू प्रचुर थी। स्पष्ट रूप से उसने महत्वपूर्ण प्रगति की थी। दुखद विष शरीर जब ठीक से उपयोग किया जाता है तो वास्तव में किसी की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। क्या मेरे दूर रहने के दौरान किसी ने तुम्हें कोई परेशानी दी? गूफी ने जियाओ यीजियान को अपनी बाहों में खींचते हुए पूछा। जियाओ यीजियान ने अपना सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या तुम ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हो? सेना का प्रबंधन सख्त है, लेकिन यह मुख्य रूप से आम सैनिकों पर लागू होता है। कमांडरों को बहुत अधिक स्वतंत्रता है। ये सुनकर अच्छा लगा, जियाओ यीजियान ने धीरे से उत्तर दिया। आप जियाओ यीजियान के बारे में चिंता कर रहे थे, डर रहे थे कि जब आप दूर होंगे तो उसे तकलीफ होगी। जबकि मैं अपने दिमाग से ऊब चुका हूँ, ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ या ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी परवाह नहीं करता है। जी यान ने गूफी और जियाओ यीजियान को देखने के लिए अपना सिर बाहर निकालते हुए चिढ़ाते हुए कहा। ठीक है, ठीक है। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मैं कुछ 8वीं स्तरीय गोलियां परिष्कृत करने की योजना बना रहा हूं और मैं आपके लिए कुछ अतिरिक्त बनाऊंगा। ये सुनकर कि उसके पास जल्द ही खाने के लिए और गोलियां होंगी, जी यान तुरंत बहुत खुश हो गया। कुछ और निर्देश देने के बाद गूफी ने गोलियां परिष्कृत करना शुरू करने की तैयारी की। इस बार उसका लक्ष्य एक उच्च गुणवत्ता वाली 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करना था। जैसे ही गोली बनी, अचानक एक 6 रंग की गोली की गड़गड़ाहट उस पर्वत शिखर पर उतरी जहां गूफी स्थित था। क्या ये 6 रंग की गोली की गड़गड़ाहट है? 8वीं श्रेणी की गोली का अनोखा संकेत। ऐसा लगता है कि यह 7वें कमांडर की पर्वत चोटी से आ रही है। बस 1 साल पहले 7वें कमांडर ने 7वें स्तर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी, और अब 2 साल से भी कम समय बाद वह पहले से ही 8वें स्तर के कीमियागर के रूप में आगे बढ़ चुका है। गूफी की 8वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने की क्षमता ने एक बार फिर हलचल मचा दी। 18 वर्षीय 8वें स्तर का कीमियागर जो 6 रंग की गोली की गड़गड़ाहट को बुलाने वाली गोलियां बनाने में सक्षम है, उसे याओ कबीले के बीच भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाएगा, जो कीमिया में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। अध्याय 115 भविष्य में मैं तुम्हें एक महान भाग्य प्रदान करूंगा। 8वीं श्रेणी की गोली के लिए 6 रंग की गोली की गड़गड़ाहट। ये कैसे संभव है? दूर की चोटी से जुन एर ने गूफी के पहाड़ के ऊपर 6 रंग के गरजते बादल को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। गूफी की वर्तमान उम्र और उपलब्धियों को देखते हुए भविष्य में वह 9वीं श्रेणी के कीमिया ग्रैंड मास्टर के स्तर तक भी पहुंच सकता है। उसकी प्रतिभा भयानक थी। अगर मैंने उस समय उससे अलग नहीं हुआ होता तो शायद वह मेरा पक्ष जीतने की कोशिश में सबसे पहले मुझे ये गोली भेंट करता। अतीत की यादों के साथ जुन एर के होठों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उस समय गूफी उसके साथ बहुत कोमल था, कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाता था। जब भी उसके पास कुछ अच्छा होता तो गूफी हमेशा उसे सबसे पहले जुन एर को देता। क्या मैंने उस समय उनकी दयालुता को हल्के में लिया था और इसीलिए मैंने उसे संजोया नहीं? जुन र ने खुद से सवाल किया। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। ... वाह, 6 रंगों वाली गोली की गड़गड़ाहट। भाई गूफी, तुम कमाल हो। जी यान ने गूफी के हाथ में गोली को देखा। उसके अंदर मौजूद भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए उसके मुंह से लार टपक रही थी। तुम छोटे पेटू, अगर तुम अब ये गोली खाओगे तो तुम्हारा पेट फट सकता है। गूफी ने आदरणीय तियान हुओ को गोली देने से पहले जी यान पर एक चंचल नज़र डाली। सर याओ, अगर तुम ये गोली लेते हो तो तुम्हारी ताकत अपने चरम पर वापस आ जाएगी। धन्यवाद। गूफी को इतनी कीमती गोली देते हुए देखकर आदरणीय तियान हुओ बहुत आभारी थे। मूल रूप से गूफी ने पहले ही उसे मैग्मा सागर से बचाकर और बाद में उसके शरीर को पुनर्जीवित करने में मदद करके उस पर बहुत बड़ा उपकार किया था। अब गूफी उसे उसकी ताकत को बहाल करने के लिए 8वीं स्तरीय गोली उपहार में दे रहा था। आदरणीय तियान हुओ को लगा कि इतनी बड़ी दयालुता के लिए आभार व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं थे। जी यान, क्या तुम्हें भी ऐसी ही उच्च स्तरीय गोली चाहिए? जी यान की ईर्ष्या भरी निगाहों को देखते हुए गूफी ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हाँ, जी यान ने उत्सुकता से सिर हिलाया। वह जल्दी से जल्दी मजबूत होने के लिए उत्सुक थी, खासकर प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर जाने और प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के भीतर विभाजन के बारे में जानने के बाद। हालांकि वह सतह पर बेफिक्र दिख रही थी, लेकिन उसकी अपनी चिंताएं थीं।
अपने खंडित कबीले को फिर से एकजुट करने के लिए एकमात्र बची हुई शाही वंशावली के रूप में उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी। लेकिन एकमात्र शाही वंशावली के रूप में भी अगर उसकी ताकत बहुत कमजोर थी तो उसके लिए सम्मान हासिल करना मुश्किल होगा। ठीक है, एक छोटे से काम में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें भविष्य में एक महान भाग्य से पुरस्कृत करूंगा। एक महान भाग्य, कितना बढ़िया। गूफी के शब्दों पर जियान की आंखें चमक उठीं। हे, मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि यह भाग्य 9वीं स्तरीय खजाने की गोली या यहां तक कि 9वीं स्तरीय रहस्यमय गोली से कम नहीं है। TLN, वैसे टियर 9 की गोलियां 3 ग्रेड में विभाजित हैं: खजाने की गोली, रहस्यमय गोली और स्वर्ण गोली। आपको एक को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग क्षेत्र चरण में एक आत्मा की आवश्यकता है। गूफी ने प्राचीन खंडहर से ड्रैगन फीनिक्स मूल फल का जिक्र करते हुए हंसी उड़ाई। ये फल, एक दुर्लभ और कीमती कलाकृति, केवल तभी पैदा हो सकती है जब एक प्राचीन शून्य ड्रैगन और एक प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स दोनों एक साथ नष्ट हो जाएं। इसका उपयोग केवल उन 2 रक्त रेखाओं के जादुई जानवरों द्वारा किया जा सकता है। ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करके इन 2 रक्त रेखाओं के व्यक्तियों को ड्रैगन और फीनिक्स दोनों की संयुक्त रक्त रेखा रखने वाले सर्वोच्च जादुई जानवरों में विकसित होने का मौका मिला। वे एक सच्चे जादुई जानवर शाही रक्त रेखा प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन ड्रैगन फीनिक्स, क्या ये वाकई इतना शक्तिशाली है? ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? गूफी पर भरोसा करते हुए जियान ने तुरंत सहमति दे दी। मैं 3000 जलती हुई लौ को परिष्कृत करना चाहता हूँ। इसका असली रूप आपके प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के रूप से काफी मिलता जुलता है। गूफी की बात पूरी होने से पहले जियान ने बीच में कहा, भाई गूफी, तुम मेरे कबीले के इन रहस्यों को भी जानते हो। वास्तव में, जब मैंने पहली बार सुना कि तुम 3000 जलती हुई लौ को परिष्कृत करना चाहते हो तो मैंने विशेष ध्यान दिया। मेरे कबीले के अभिलेखागार में इसके अभिलेख हैं। बहुत समय पहले, शायद जब 3000 जलती हुई लौ अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, मेरे कबीले के एक पूर्वज ने इसकी खोज की थी। हालांकि उस समय 3000 जलती हुई लौ किसी काम की नहीं थी, इसलिए उस पूर्वज ने इसके भीतर एक ड्रैगन सील छोड़ दी। इसलिए यह अंततः मेरे कबीले के समान रूप में विकसित हो गई। जियान ने कंधे उचकाते हुए समझाया। तो ऐसा ही है। ये सुनकर बाकी लोग चौंक गए। उस स्थिति में 3000 जलती हुई लौ का दावा पहले ही किया जा चुका है। आदरणीय तियान हुओ ने चिंता जताई। अगर वह पूर्ववर्ती अभी भी जीवित होता तो हाँ, ज्वाला उनकी होती। लेकिन हमारे रिकॉर्ड के अनुसार वह पूर्ववर्ती बहुत पहले एक स्थानिक यात्रा के दौरान बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इतने सालों के बाद वे शायद बहुत पहले चले गए हैं। जियान ने अपना सिर हिलाया। भाई गूफी, शायद आप ये जानते होंगे, है न? जियान ने गूफी की ओर देखा। हाँ, गूफी ने सिर हिलाया, इस तथ्य को छिपाए बिना। जब वे पहली बार अकादमी में मिले थे तब उसने जियान को उसके वंश के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के बारे में जानता था। भाई गूफी, मैंने वास्तव में आपके लिए कुछ तैयार किया है। मैंने अपने कबीले के सोते हुए बुजुर्गों में से एक से ड्रैगन सील चुराई है। लेकिन यह एक जुआ है, अगर आप जीतते हैं तो आप 3000 जलती हुई ज्वाला को नियंत्रित करेंगे। अगर आप हार जाते हैं तो 3000 जलती हुई ज्वाला आपके बजाय नियंत्रण हासिल कर लेती है। लेकिन मेरी ड्रैगन सील उस पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ी गई सील से कहीं ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। जियान ने अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए हिचकिचाते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश, तुम इतनी खतरनाक चीज कैसे निकाल सकते हो? ये सुनकर जियाओई जियान गूफी के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने जियान को घूर कर देखा। वह जानती थी कि 3000 जलती हुई लौ लंबे समय से स्टार दायरे में थी और यहां तक कि पिल टॉवर के 3 शिखर डू वेनेरे भी इसे परिष्कृत नहीं कर सकते थे। चिंता मत करो, मैं शायद ही कभी ऐसी चीजें करता हूं जिनके बारे में मुझे भरोसा न हो। एक बार जब गो कबीले के बुजुर्ग 3000 जलती हुई लौ को गंभीर रूप से कमजोर कर देंगे तो उसके पास मेरा विरोध करने की कोई ताकत नहीं बचेगी। गूफेई ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ये सही है, गू कबीले की ताकत के साथ अगर 3000 जलती हुई लौ बहुत कमजोर हो जाती है तो इसे परिष्कृत करना बहुत आसान होगा। जियान ने जल्दी से महसूस किया। एक शर्मीली मुस्कान के साथ जियोई जियान को देखा। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली जिसमें गहरा सुनहरा खून था जो एक बेहोश ड्रैगन की ताकत को उत्सर्जित कर रहा था। हे, चलो तुम पर भी एक ड्रैगन सील लगाते हैं। जियान ने सावधानी से गूफी की हथेली पर गहरे सुनहरे खून की एक बूंद टपकाई। जैसे ही खून उसकी हथेली पर गिरा, जियान ने जल्दी से एक हाथ की मुहर बनाई और गहरा सुनहरा खून बहना शुरू हुआ और एक अजीब रून बना जो गूफी की हथेली से चिपक गया। इस ड्रैगन सील के साथ गूफी ने तुरंत ड्रैगन के खून की बची हुई बोतल ली और जल्दी से चोटी को छोड़ दिया, पहाड़ों में गहराई तक चला गया। अध्याय 116, 3000 जलती हुई ज्वाला को परिष्कृत करना। बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इसे परिष्कृत कर सकते हो?
प्राचीन और अलंकृत महान हॉल में गूली ने गूफी के इरादे के बारे में जानने के बाद चिंता से पूछा। गूली के बगल में खड़े गू कबीले के दूसंत विशेषज्ञ गूजियोनग ने भी भौहें सिकुड़ी। ये वह था जिसने गूफी को 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में करने और उसे वापस लाने में मदद की थी। इसकी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद वह जानता था कि यह कितनी दुर्जय थी। साधारण डू वेनेरेट विशेषज्ञ 3000 जलती हुई ज्वाला को हिला भी नहीं सकते थे। आगे बढ़ने से पहले आपको इस पर ध्यान से विचार करना चाहिए। 3000 जलती हुई ज्वाला आपके द्वारा परिष्कृत की गई अन्य स्वर्गीय ज्वालाओं की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है, जिनमें से सबसे शक्तिशाली केवल डू पूर्वज स्तर पर थी, लेकिन 3000 जलती हुई ज्वाला एक वास्तविक उच्च स्तरीय डू वेनेरेट है। गू शियोंग ने गूफी को याद दिलाया, जिसने आत्मविश्वास से भरी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। चिंता मत करो, अगर मैं ऐसा करने की हिम्मत करता हूं तो मुझे सफल होने का आत्मविश्वास है। गूफी की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर गूली और अन्य लोगों ने कुछ और नहीं कहा। उसे सावधान रहने की याद दिलाने के बाद वे स्वर्गीय ज्वाला से निपटने के लिए तैयार हो गए। गू शियोंग ने फिर 3000 जलती हुई ज्वाला को छोड़ा और हिंसक अग्नि गुण ऊर्जा ने तुरंत पूरे हॉल को भर दिया। कैद की गई 3000 जलती हुई ज्वाला उग्र थी और शुरू में विनाश करना चाहती थी। हालांकि मौजूद डू सेंट विशेषज्ञों की शक्तिशाली आभा को महसूस करने पर उसे निराशा की लहर महसूस हुई। इसे प्राप्त करो, लेकिन इसे मत मारो। इसके बाद कई डू सेंट विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया और 3000 जलती हुई ज्वाला को तुरंत हरा दिया गया, जिससे उसका सारा ड्रैगन राजसीपन खत्म हो गया। 3000 जलती हुई ज्वाला को गंभीर रूप से घायल करने के बाद गूफी ने अपना कदम उठाने की तैयारी की। उसने जियान द्वारा दी गई जेड की बोतल को लॉ के माथे पर फेंका। जब जेड की बोतल से गहरे सुनहरे रंग का तरल पदार्थ 3000 जलती हुई लॉ के माथे को छूता है तो उसका शरीर तुरंत कठोर हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ जाती है। उसी समय उसके माथे पर एक अजीब सी सील दिखाई देती है, जो गूफी की हथेली में ड्रैगन के निशान के समान है। वास्तव में एक ड्रैगन सील, गूफी ने खुद से कहा। ड्रैगन के निशान के चमकने के साथ ही उसकी हथेली में एक झुलसने वाली सनसनी फैल गई, जो 3000 जलती हुई लॉ के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। बूम बूम धमाका। गूफी के दिमाग में गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंज उठी जब उसे एहसास हुआ कि 3000 जलती हुई लॉ की शक्ति उसकी चेतना पर आक्रमण कर रही थी। अपने हाथ पर ड्रैगन के निशान को देखते हुए वह समझ गया कि क्या हो रहा था। ड्रैगन सील का प्रभाव पारस्परिक था। वह इसका उपयोग 3000 जलती हुई लॉ को नियंत्रित करने के लिए कर सकता था, लेकिन इसी तरह यह अपनी ड्रैगन सील का उपयोग करके उसे नियंत्रित कर सकता था। उसके दिमाग पर आक्रमण करने वाली शक्ति 3000 जलती हुई लॉ की आत्मा शक्ति थी, जो गूफी को अपनी कठपुतली में बदलने का प्रयास कर रही थी। आत्माओं की लड़ाई, चलो देखते हैं कि तुम में ताकत है या नहीं। गूफी ने 3000 जलती हुई ज्वाला पर हमला करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति को जुटाया। ज्वाला का शरीर एक बार फिर बैंगनी काले रंग की आग में समा गया और वह उग्र रूप से दहाड़ने लगा। गूफी ने अपनी आत्मा में एक अलग स्वर्गीय ज्वाला भर दी, जिससे एक अवरोध पैदा हो गया जिसने उसे आग के बैंगनी काले समुद्र से अलग कर दिया। उसके नीचे की जमीन हिलने के बावजूद वह अविचल रहा। ये देखकर 3000 जलती हुई ज्वाला हवा में उड़ गई, अपने ड्रैगन के मुंह में आग इकट्ठा करते हुए जब तक कि रात के अंधेरे जैसा अंधेरा नहीं हो गया। दहाड़ ज्वाला ड्रैगन ने एक काला अग्नि स्तंभ छोड़ा जिसने गूफी की ज्वाला अवरोध को एक पल में भस्म कर दिया। आग भड़कने के साथ ही हवा मुड़ गई और विकृत हो गई। जैसे ही आग खत्म हुई, 3000 जलती हुई ज्वाला नीचे झपटी, अपनी पूंछ से हमला करने के उद्देश्य से। अस्थिर स्थान उसके बल से बिखर गया, लेकिन प्रहार कुछ भी नहीं लगा। तुम दुष्ट, बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। गूफी की आवाज़ अचानक ऊपर से गूंजी। जैसे ही 3000 जलती हुई लौ ने अपना अग्निस्तंभ छोड़ा, गूफी उसके पीछे चला गया। 3000 जलती हुई लौ पहले से ही कमज़ोर और थकी हुई थी, जिससे गूफी के लिए कार्रवाई करने का ये सही समय था। आज्ञा मानो। एक चिल्लाहट के साथ गूफी की आत्मा ऊर्जा एक विशाल हाथ में संघनित हो गई जिसने ज्वाला ड्रैगन के शरीर को बौना बना दिया, उसे जमीन पर पटक दिया। अगर तुम पूरी ताकत से होते तो मैं सावधान हो सकता था, लेकिन अब तुम बहुत कमज़ोर हो। उठो। एक और चिल्लाहट के साथ आग की लपटों का एक विशाल समुद्र हवा में उछल पड़ा। एक पल में गूफी 3000 जलती हुई लौ के सामने था, अपनी सारी आत्मा शक्ति ड्रैगन सील में डाल रहा था। ये देखकर लौ घबरा गई, उसका शरीर कांप उठा और फिर अनगिनत छोटे छोटे अग्नि ड्रैगन में विभाजित हो गया, जो गूफी की ओर झुंड में आ गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गूफी के ड्रैगन सील वाले हाथ में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने सभी छोटे ड्रैगन को निगल लिया और यहाँ तक कि 3000 जलती हुई लौ के मुख्य शरीर को भी अपनी ओर खींच लिया। लौ को पकड़कर ड्रैगन सील ने एक गहरी ड्रैगन की दहाड़ लगाई, जिससे लौ का रूप बिखर गया और उसका असली रूप शुद्ध आग के रूप में प्रकट हुआ। उसकी बुद्धि पूरी तरह से खत्म हो गई। चिंता मत करो, मेरे साथ स्वर्गीय लपटों की रैंकिंग में आपका नाम खराब नहीं होगा।
गूफी ने धीरे से कहा। फिर उसने अपना मुंह खोला और बैंगनी काले रंग की लौ वाले ड्रैगन को निगल लिया। जैसे ही स्रोत की लौ उसके शरीर में प्रवेश करती है, उसके भीतर एक चिलचिलाती गर्मी फैल जाती है और गूफी तुरंत ध्यान में बैठ जाता है। 3000 जलती हुई लौ को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में पूरे 3 महीने लग गए। जब गूफी आखिरकार उभरा तो उसकी साधना 4 सितारा डू वेनेरेट स्तर तक बढ़ गई थी। 4 सितारा डू वेनेरेट। एक स्वर्गीय लौ को भस्म करने से ऐसा प्रभाव हो सकता है। केवल 3 महीनों में वह शुरुआती 2 सितारा डू वेनेरेट से 4 सितारा तक छलांग लगा गया। वास्तव में आश्चर्यजनक। गू कबीले के बुजुर्ग जो शोधन के दौरान गूफी की रखवाली कर रहे थे, वे सभी इस दृश्य को देखकर चकित थे। अध्याय 117 यान कबीले का आगमन। 3 महीने हो चुके हैं। बड़े भाई गूफी इस बार काफी लंबे समय से एकांतवास में हैं। बांस के घर के अंदर जियोई जियान और किंगलिन अन्य लोगों के साथ गूफी के बारे में चिंतित थे। गूफी ने उल्लेख किया था कि उसे 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में करने के लिए एकांतवास में जाने की आवश्यकता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए गहन साधना की अवधि की आवश्यकता होती है। एक स्वर्गीय ज्वाला को वश में करना पहले से ही बेहद खतरनाक था और गूफी के इतने लंबे समय से चले जाने के बाद वे इस बात की चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाई कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ गलत हो सकता है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 3000 जलती हुई ज्वाला है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बड़े भाई गूफी संभाल नहीं सकते, जियान ने चिंतित जियोई जियान को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। उसे कुछ अवसर मिले होंगे, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। फिर जियान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे उसकी हथेली में एक चमकती हुई सुनहरी ड्रैगन सील दिखाई दी। उसकी ड्रैगन सील गूफी की सील से जुड़ी हुई थी, जिससे वह उसकी स्थिति पर नज़र रख सकती थी। सील को अभी भी चमकता हुआ देखकर वह जानती थी कि गूफी किसी भी खतरे में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, जियाओई जियान ने धीरे से कहा, गूफी की सुरक्षा के लिए मौन प्रार्थना में अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए। तभी अंतरिक्ष में एक लहर ने जियान का ध्यान आकर्षित किया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। लहर उस जगह से आई थी जहां गूफी दिखाई देगी। तुम आखिरकार वापस आ गई हो। तुम्हारे बिना ये बहुत कठिन था। मेरी गोलियां भी खत्म हो गई हैं। और जियाओई जियान वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित थी। जियाओई जियान ने जियान के शब्दों को सुनकर तुरंत अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति को देखकर राहत महसूस की जिसके बारे में वह इतनी चिंतित थी। तुम्हें चिंतित करने के लिए क्षमा करें, गूफी ने जियाओई जियान के पास जाते हुए कहा, उसे धीरे से गले लगाया और जियान के सिर को थपथपाया। तुम्हारी भरपाई करने के लिए क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और गोलियां परिष्कृत करूं? जियान उसके प्रस्ताव से संतुष्ट होकर मुस्कुराया और किंगलिन के साथ खेलने चला गया। इतना समय क्यों लगा? जियाओई जियान ने चिंता से पूछा। हालांकि गूफेई को कोई नुकसान नहीं हुआ था। 3000 जलती हुई लौ मेरी अपेक्षा से ज्यादा शक्तिशाली थी। हालांकि मैं इसे वश में करने में कामयाब रहा, लेकिन अवशोषण प्रक्रिया के दौरान कुछ कठिनाइयां थीं, गूफेई ने समझाया। स्वर्गीय लौ की हिंसक ऊर्जा को सावधानी से संभालने की आवश्यकता होती है, अन्यथा कोई आसानी से जल सकता है। लेकिन अंत में प्रयास सफल रहा। पुरस्कार महत्वपूर्ण थे। गूफेई ने फिर अपनी डूक्यूई का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा और वह अत्यधिक ऊर्जा को महसूस कर सकती थी, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि कितना। 4 सितारा डू आदरणीय, कभी कभी मैं वास्तव में आप प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करता हूं, उसके पीछे से एक कर्कश आवाज बोली। यह आदरणीय तियानहुओ था। गूफी ने देखा कि आदरणीय तियानहुओ की ताकत 6 सितारा डूजून के स्तर तक पहुंच गई थी, जो दर्शाता है कि उसने गूफी द्वारा दी गई 8 स्तरीय गोली को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। अपनी ताकत वापस पाने पर बधाई एल्दयाओ, गूफी ने बधाई देते हुए कहा। आदरणीय तियानहुओ ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने 6 सितारा डू वेनेरेट तक पहुंचने के लिए अनगिनत साल साधना में बिताए हैं, जबकि आप इतनी कम उम्र में 4 सितारा तक पहुंच गए हैं। ये वास्तव में काफ़ी विनम्र है। बीते 3 महीनों में न केवल आदरणीय तियानहुओ ने अपनी ताकत वापस पा ली थी, बल्कि जियोई जियान और अन्य लोगों ने भी अपनी साधना में प्रगति की थी। इसके बाद गूफी अब स्वर्गीय लौ पर अपने नए नियंत्रण से परिचित था। उसने ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 5वें कमांडर को चुनौती दी। उस दिन गूफी ने अपनी 4 सितारा डू वेनेरेट ताकत के साथ 6 सितारा डू वेनेरेट कमांडर को हराया, सभी को चौंका दिया और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के नए 5वें कमांडर का खिताब हासिल किया। ... तो ये गू क्षेत्र है। गू क्षेत्र के किनारे पर हवा में एक दरार दिखाई दी और उसमें से 4 आकृतियां उभरी जो क्षेत्र में उतरीं। यहाँ की ऊर्जा हमारे यान क्षेत्र से भी अधिक प्रचुर है। गू कबीले की नींव वास्तव में हमसे कहीं अधिक गहरी है, एक बुजुर्ग ने आह भरने से खुद को नहीं रोका। मुझे अभी भी यान क्षेत्र की ऊर्जा अधिक आरामदायक लगती है, एक स्पष्ट महिला आवाज ने टिप्पणी की।
बोलने वाली एक युवा लड़की थी जो अपनी किशोरावस्था में दिख रही थी। उसके लंबे उग्र लाल बाल उसके सुंदर शरीर को और भी निखार रहे थे। उसके सुंदर चेहरे पर ठंडक का आभास था और उसके माथे पर एक ज्वाला का निशान था। ये लोग यान कबीले से थे जो 8 प्राचीन कुलों में से एक है। लाल बालों वाली लड़की के अलावा बाकी 3 यान कबीले के बुजुर्ग थे, वे सभी दूसन थे। हुओजी, हम यहाँ मेहमान हैं। ये हमारा यान क्षेत्र नहीं है, इसलिए अपनी बातों पर ध्यान दो, बुजुर्गों में से एक ने छोटी लड़की को याद दिलाया। हुओजी ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक कई आकृतियां उनके सामने प्रकट होने से वह बीच में ही रुक गई। गु क्षेत्र में आपका स्वागत है, यान कबीले के प्रतिनिधिमंडल। एल्डर हो याओ, बहुत समय हो गया है। गु नान है और गु कबीले के कई अन्य बुजुर्ग दिखाई दिए। वे यान कबीले के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हा, यह एल्डर गु नानहाई है। नमस्कार, हो याओ नामक यान कबीले के बुजुर्ग ने जवाब दिया। कृपया गु दायरे में आइए, मैं आपके लिए एक स्वागत भोज की मेजबानी करूंगा। गु नानहाई ने इशारा किया और यान कबीले के प्रतिनिधिमंडल को गु दायरे में और अंदर ले गया। वे विशेष रूप से मेहमानों की मेजबानी के लिए बनाए गए एक भव्य हॉल में पहुंचे, जहां कई अन्य बुजुर्ग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। यान कबीले के सदस्यों को उनकी सीटों पर आमंत्रित करने के बाद गु कबीले के बुजुर्ग भी बैठ गए। हालांकि उनके स्तर के लोगों को अब खाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी औपचारिकताएं निभाई गईं और एक दावत तैयार की गई। हुओजी यान कबीले की बैठने की व्यवस्था के अंत में बैठी थी, उसकी आंखें लगातार मौजूद गु कबीले के सदस्यों का निरीक्षण कर रही थीं। उसने अपनी उम्र के करीब या थोड़े बड़े लोगों पर ध्यान केंद्रित किया और कमरे को स्कैन करने के बाद उसकी पहले से ही ठंडी अभिव्यक्ति और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गई। तो ये गु कबीले की युवा प्रतिभाएं हैं। वे कुछ खास नहीं हैं। मुझे आशा है कि आप उनमें से नहीं हैं, हुओजी ने खुद से सोचा, अपनी नज़र हटा ली। भोज में कुछ विनम्र आदान प्रदान के बाद गु नानहाई ने कहा, यान कबीले के बुजुर्गों, आप इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हैं? यान कबीले के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और फिर उनमें से एक बोला, हे, वास्तव में हमारे पास चर्चा करने के लिए एक मामला है। बुजुर्ग हो याओ, कृपया बेझिझक बोलें, गु नानहाई ने विनम्रता से उत्तर दिया। मैंने सुना है कि गु कबीले के प्रतिभाशाली गुफी हाल ही में मिस जुनर से अलग हो गए हैं। क्या ये सच है? यान कबीले के बुजुर्ग ने पूछा, जिससे गु नानहाई की मुस्कान फीकी पड़ गई। ऐसा कहा जाता था कि पारिवारिक घोटाले नहीं फैलाए जाने चाहिए, लेकिन अब ये खबर यान कबीले तक भी पहुंच गई थी। ये 2 युवाओं के बीच की गलतफहमी थी। हम इतने लंबे समय से जी रहे हैं कि ऐसे तुच्छ मामलों में खुद को उलझा नहीं पाते, गु नानहाई ने सीधा जवाब देने से बचते हुए जवाब दिया। लेकिन यान कबीले के बुजुर्ग ने जोर देकर कहा, बड़े हो याओ, कृपया सीधे जवाब दें। इस मुद्दे से बचने का कोई रास्ता न देखकर गु नानहाई ने अनिच्छा से पुष्टि की, इसमें कुछ सच्चाई है। यान कबीले के बुजुर्ग ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, चूंकि गुफी और मिस जुनर अलग हो गए हैं, तो क्यों न गुफी के लिए एक नई शादी की व्यवस्था की जाए। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, वे यान कबीले के प्रतिभाशाली होजी को गुफी के लिए एक जोड़ी के रूप में पेश करते हुए विवाह गठबंधन का प्रस्ताव रखना चाहते थे। अध्याय 118, यान कबीला विवाह तय करना चाहता है। दूसरी शादी तय करें। ये सुनकर गु नानहाई और अन्य लोग थोड़े स्तब्ध रह गए और उनकी नज़र होजी पर गई, जो चुपचाप मेज के अंत में बैठी थी। वे यान कबीले के आने के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने लगे। ऐसा लगता है कि वे गुफी के लिए विवाह तय करने आए हैं। यह अजीब है। परंपरागत रूप से विवाह का प्रस्ताव पुरुष ही रखता है और महिला द्वारा पहल करना दुर्लभ है, खासकर यान कबीले जैसे प्रमुख कबीले से। गु नानहाई ने यान कबीले के बुजुर्गों और होजी को असमंजस से देखा। यान कबीले द्वारा एक प्रतिभाशाली युवती की सक्रिय पेशकश ने उन्हें हैरान कर दिया, जिससे कई तरह की अटकलें लगने लगीं। हा, ये हमारे कबीले की एक छोटी सदस्य है, हुओजी, सिर्फ 19 साल की और पहले से ही 8 सितारा डू पूर्वज है। वह गुफी के साथ अच्छी तरह से मेल खाएगी। यान कबीले के बड़े हो याओ ने गु नानहाई और दूसरों की उलझन को देखा, लेकिन ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसके बजाय लाल कपड़े वाली महिला का परिचय दिया। लाल रंग की महिला हुओजी थी। उसने हल्के लाल रंग की पोशाक पहनी थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। फिर भी घूंघट के साथ भी उसकी आश्चर्यजनक विशेषताएं स्पष्ट थीं। गु कबीले के कई बुजुर्गों का सामना करते समय भी उसकी चमकदार आंखों में कोई भावना नहीं दिखी। सिर्फ 19 साल की और पहले से ही 8 सितारा डू पूर्वज। गु नानहाई ने लाल रंग की महिला को आश्चर्य से देखा, उसकी प्रतिभा पर अचंभित हो गए। प्रतिभा के मामले में गु कबीले में जुनर को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी बराबरी कर सके। ऐसी प्रतिभा यान कबीले में शीर्ष पर होनी चाहिए। यान कबीले ने उसे शादी के लिए सक्रिय रूप से प्रस्ताव देने का फैसला किया। उनका असली मकसद क्या है? गु नानहाई की निगाहें यान कबीले के इरादों पर विचार करते हुए और अधिक सतर्क हो गईं। हालांकि उन्होंने होजी की प्रशंसा करना जारी रखा, ऐसी प्रतिभा असाधारण है। आपके यान कबीले को वास्तव में उत्तराधिकारियों का आशीर्वाद मिला है।
एल्डर हो याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप देख सकते हैं कि हमारा यान कबीला ईमानदार है, इसलिए कृपया इस विवाह प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें। अगर यान कबीला वास्तव में विवाह गठबंधन में रुचि रखता था, तो गूफी का यान कबीले की प्रतिभाशाली लड़की से विवाह करना गू कबीले और यान कबीले दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यान कबीला और गू कबीला एक दूसरे से गहराई से जुड़ेंगे। दोनों कबीलों की संयुक्त शक्ति से हुन कबीले और अन्य प्राचीन कबीले भी मजबूती से दब जाएंगे। हालांकि गू नानहाई अकेले ये निर्णय नहीं ले सकते थे। ये गूफी द्वारा वापस लाए गए जियोईजियान के कारण नहीं था। गू कबीले के बुजुर्गों ने उसे इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि वह उनका ध्यान आकर्षित कर सके। वास्तव में उन्हें लगा कि वह गूफी के लिए एक विकर्षण थी। उन्हें गूफी की अपनी इच्छाओं की परवाह थी। कबीले में गूफी की विशेष स्थिति को देखते हुए उसके बारे में हर निर्णय गूफी को ही लेना था। गूफी हमारे गू कबीले का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है और ब्लैक सबमर्ज्ड किंग का पोता है। उसकी शादी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम फैसला कर सकें। तो कृपया कुछ दिन यहाँ आराम करें। हम कबीले के अन्य बुजुर्गों के साथ इस पर चर्चा करेंगे और फिर आपको संतोषजनक उत्तर देंगे। बुजुर्ग हो याओ को गू नानहाई की हिचकिचाहट की उम्मीद थी और वे आश्चर्यचकित नहीं हुए। हम तब आपकी अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। ... मैंने सुना है कि यान कबीले के सदस्य हमारे गू कबीले में आ गए हैं। उनके साथ कई डूसेंट बुजुर्ग और एक लाल बालों वाली महिला भी है। भले ही महिला घूंघट में थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह बहुत सुंदर है। जहां तक मुझे पता है, यान कबीला यहाँ एक विवाह की व्यवस्था करने आया है। एक विवाह प्रस्ताव। अगर मैं उस खूबसूरत महिला से विवाह कर सकता तो मुझे जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। सपने देखना बंद करो, वे यहाँ गूफी को प्रपोज करने आए हैं। गू कबीले के शिष्यों ने ये सुना तो वे तुरंत उदास हो गए, जैसे जंगली घास को पैरों तले रौंद दिया गया हो। जब बातचीत हो रही थी तो जुनर वहां से गुजरी और उसने यान कबीले के आने का उद्देश्य सुन लिया। वह बहुत हैरान हुई, यहाँ तक कि यान कबीला भी उसके लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। जुनर ने अपने होंठ काटे, उसकी अभिव्यक्ति आक्रोश से भरी हुई थी। ये कुछ ऐसा था जो उसके पास कभी था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अब जब उसने इसे त्याग दिया है तो यह अचानक सभी की नज़रों में एक बेशकीमती संपत्ति बन गई है। खोने का भारी एहसास उसके दिमाग पर हमला करता रहा, उसकी कमज़ोर सुरक्षा को तोड़ता रहा। नहीं, मुझे पता लगाना है कि वास्तव में क्या हो रहा है। जैसे ही जुनर कुछ करने वाली थी, उसके सामने लाल रोशनी की एक चमक दिखाई दी और फिर एक लाल कपड़े पहने महिला दिखाई दी। यह हुओजी थी। यह मिस जुनर ही होगी। हुओजी ने मुस्कुराते हुए जुनर को आंकते हुए कहा। जुनर ने हुओजी को घूरा, उसकी छठी इंद्री ने उसे इस अपरिचित महिला के प्रति शत्रुता से भर दिया। हाँ, मैंने मिस जुनर की असाधारण प्रतिभा के बारे में सुना है। आज तुम्हें देखकर अफवाहें तुम्हें न्याय देती हैं। हुओजी ने जुनर की आभा को महसूस करते हुए हंसी, जो केवल 5 सितारा डू सम्राट के स्तर की थी, और उसके स्वर में स्पष्ट रूप से मजाक का भाव था। तुम कौन हो? मैं यान कबीले की हुओजी हूँ। तुम वही लड़की हो जिससे यान कबीला गूफी से शादी करना चाहता है। जुनर की आंखें ठंडी हो गईं। वह आदमी जिसे वह नहीं पा सकती थी, वह किसी और को आसानी से नहीं पाने देगी। गूफी तुमसे शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होगी। उसके पास पहले से ही कोई है जिससे वह प्यार करता है, और वह अब गो पवित्र पर्वत में अपने नए प्यार के साथ रह रहा है। यहाँ तुम्हारा आना सिर्फ खुद को अपमानित करने के लिए है। जुनर के शब्द जहर से भरे हुए थे, हुओजी को अपमानित करते हुए जियाओई जियान को भी लड़ाई में घसीटते हुए। तुम गूफी से शादी करना चाहते हो। गूफी का पहले से ही एक नया प्यार है। देखते हैं अब तुम क्या करते हो। जाओ उसके प्रेमी को खोजो, उसे अपमानित करो और अपने यान कबीले की हैसियत पर भरोसा करते हुए एक बड़ा तमाशा खड़ा करो। शायद गू कबीले के उच्च अधिकारियों को भी सचेत कर दो, जिससे गूफी और शियाओई जियान एक अजीब स्थिति में पड़ जाएं। जुनर ने सब कुछ खूबसूरती से सोचा, लेकिन हुओजी ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं की जैसी उसने उम्मीद की थी। ये जानकर कि गूफी का पहले से ही एक नया प्यार है, हुओजी पूरी तरह से उदासीन रही। कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए और शांति से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सहमत नहीं है। आखिरकार मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। हुओजी खुद के बारे में बहुत उच्च राय रखती थी और उसकी नज़र में ऐसे बहुत कम पुरुष थे जो उसके ध्यान के योग्य थे। गू कबीले में उसका आना बड़ों के अनुरोध पर था, न कि उसके अपने अनुरोध पर। वह केवल ये जानने के लिए उत्सुक थी कि यह तथाकथित प्रतिभाशाली गूफी किस तरह का व्यक्ति है। लेकिन तुम गूफी के बारे में इतनी उत्सुकता से बोल रहे हो। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। बस, जुन एर ने गुस्से में चिल्लाया। इससे पहले कि वह आगे बोल पाती, हुओजी की बात बीच में ही रोक दी। हुओजी ने गुस्से में जुन एर को संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा। मिस जुन एर को दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने मामलों का ध्यान रखना चाहिए। हुओजी ने ये शब्द पीछे छोड़ते हुए मुड़ी और चली गई। जुन एर वहीं खड़ी थी, गुस्से में, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं।
अगर वह होजी से ज़्यादा मजबूत होती तो वह अभी हमला करने से पीछे नहीं हटती। उस पहाड़ पर जहां गूफी रहता था, जियान की आकृति पहाड़ पर चमकी, बहुत चिंतित दिख रही थी। वह बांस के घर की ओर भागी और तुरंत मुख्य भवन की ओर चिल्लाई, जियाओ यी जियान, कुछ भयानक हुआ है। जियान, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? जियाओ यी जियान मुख्य भवन से बाहर आया और जियान की चिंताजनक अभिव्यक्ति को देखकर पूछा। मैं बस घूम रहा था और मैंने सुना कि 8 प्राचीन कुलों में से एक यान कबीले ने एक दूत भेजा है। वे भाई गूफी के लिए शादी की व्यवस्था करने आए हैं। क्या, भाई गूफी के लिए शादी? ये सुनते ही जियाओ यी जियान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। अध्याय 119, दुल्हन दूल्हे का पीछा कब से करती है। पहाड़ की गहराई में एक गंभीर अंधेरे काले हॉल में गो कबीले के बुजुर्गों की एक बड़ी भीड़ जमा थी। उनमें से प्रत्येक ने एक गंभीर भाव धारण किया क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान से विचार कर रहे थे, यान कबीले का प्रस्ताव। यान कबीले के बुजुर्गों से मिलने के बाद गो नानहाई ने गो कबीले के बुजुर्गों को गूफी के लिए विवाह प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तुरंत भव्य हॉल में बुलाया। गूफी के दादा के रूप में गूली ने भी चर्चा में शामिल होने के लिए ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के साथ अपने कर्तव्यों को अस्थायी रूप से अलग रखा था। यान कबीला गूफी के लिए विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता है और वह लड़की असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। क्या यान कबीला वास्तव में उससे अलग होने के लिए तैयार हो सकता है? इसमें संकोच की क्या बात है? प्रतिभा के मामले में मेरा पोता उस यान कबीले की लड़की से कहीं आगे है। वे निश्चित रूप से इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। जब प्रतिभा की बात आई तो गूली सबसे पहले बोलने वाले थे, यह मानने को तैयार नहीं थे कि कोई भी गूफी से बेहतर हो सकता है। मेरी राय में यान कबीले के कार्य केवल विवाह के बारे में नहीं हैं। वे शायद गूफी की विभिन्न स्वर्गीय लपटों को मिलाने की क्षमता के पीछे हैं। एक बुजुर्ग ने सही बात कही। तुरंत कई अन्य लोगों की सहमति प्राप्त कर ली। एक साथ कई स्वर्गीय लपटों को नियंत्रित करने और उन्हें मिलाने में सक्षम होना कुछ अनसुना था, सिवाय सबसे मजबूत विशेषज्ञों के जो इसे विशुद्ध शक्ति के माध्यम से मुश्किल से प्रबंधित कर सकते थे। गूफी का ये रहस्य निस्संदेह यान कबीले के लिए बहुत रुचि का था। बिल्कुल, यान कबीले की ताकत काफ़ी हद तक ज्वालाओं पर उनके नियंत्रण पर निर्भर करती है और उनके पास कई स्वर्गीय ज्वालाएं हैं। लेकिन उनके नेता यानजिन के अलावा कोई भी 2 स्वर्गीय ज्वालाओं को एक साथ नहीं मिला पाया है। यहाँ तक कि यानजिन भी अपनी अपार शक्ति के कारण ही ऐसा कर पाए। लेकिन गूफी को देखिए, सिर्फ एक डू वेनेरेट की ताकत के साथ उसने पहले ही 4 स्वर्गीय ज्वालाओं को एक साथ मिला दिया है। यान कबीले को शायद शादी के जरिए उससे ये रहस्य जानने की उम्मीद है। कई बुजुर्ग जो गूफी से बहुत परिचित नहीं थे, ये सुनकर दंग रह गए। क्या गूफी ने वाकई 4 स्वर्गीय ज्वालाओं को एक साथ मिला दिया था? तो क्या हमें इस शादी के लिए सहमत होना चाहिए? चर्चा के एक दौर के बाद एक बुजुर्ग ने पूछा। चूंकि गूफी और जुनर अब सगाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये होजी एक अच्छा मैच लगता है। अगर वे गूफी से कुछ चाहते हैं तो हम टेबल बदल सकते हैं और इसके बजाय यान कबीले की कुछ स्वर्गीय लपटों पर अपना हाथ रख सकते हैं। इस विचार को जल्दी ही कई अन्य लोगों से समर्थन मिला। लेकिन मेरे पोते के पास पहले से ही कोई है जिसकी वह परवाह करता है। इस समय गूली ने बात की। वह गूफी के पहले के साहसी शब्दों को नहीं भूल सका, अगर मैं डूडी बन जाता हूं तो मेरा वंश सबसे अच्छा होगा। गूली ने गूफी की पसंद का सम्मान किया और अन्य बुजुर्गों की वजह से अपना रुख नहीं बदला। गूफी के प्रत्यक्ष रिश्तेदार और कबीले में उनकी हैसियत कबीले के नेता गुयुआन के बाद दूसरे नंबर पर थी। अगर गूली ने शादी का समर्थन नहीं किया तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जब समूह इस दुविधा से जूझ रहा था तो बिना किसी चेतावनी के अचानक साधारण कपड़े पहने एक आदमी उनके सामने आ गया। वहां मौजूद ज्यादातर बुजुर्ग दूसंत थे, इसलिए किसी का उनके सामने बिना उनकी जानकारी के आना एक दुर्लभ उपलब्धि थी। गू कबीले में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था, कबीले का नेता गुयुआन। मेरे विचार से हम इस शादी के लिए सहमत हैं या नहीं, इसका फैसला गूफी को खुद करना चाहिए जब वह लड़की से मिले। हम कल एक भोज का आयोजन करेंगे और गूफी तब अपना चुनाव कर सकता है। गुयुआन के शब्दों के साथ बुजुर्गों के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था और अंतिम निर्णय गूफी पर छोड़ दिया गया। उस रात ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद गूफी घर लौट आया, लेकिन अंदर का माहौल थोड़ा भारी पाया। उसने जियाओ यी जियान को देखा, जिसने अपना सिर नीचे कर रखा था। उसकी हमेशा की तरह साफ आंखों में उदासी की झलक थी। गूफी, तुम नहीं जानते। जियाओ यी जियान के बगल में खड़ा जियान गूफी को देखकर मुंह बनाता रहा और उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मूर्ख लड़की, तुम किस बात की चिंता कर रही हो? मैं उस हुओजी से शादी करने के लिए सहमत नहीं होऊंगी। वापस लौटते समय गूफी ने पहले ही अफवाहें सुन ली थीं और जानता था कि जियाओ यी जियान को भी इसके बारे में पता चल गया है। वह उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ा। मुझे पता है कि तुम नहीं करोगी,
लेकिन वह यान कबीले की लड़की इतनी उत्कृष्ट है, मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे कबीले के बुजुर्ग सहमत नहीं होंगे। ज़ियाओ यी जियान ने फुसफुसाते हुए कहा, जब वह गूफी की बाहों में झुकी। वह गूफी की भावनाओं को जानती थी, लेकिन वह गू कबीले के बुजुर्गों के विचारों का भी अनुमान लगा सकती थी। गूफी उसके प्रति समर्पित थी, लेकिन कबीले के बुजुर्ग उसे उसी तरह नहीं देखते थे। चिंता मत करो, जब तक मैं दृढ़ हूं, कबीले के नेता और मेरे दादा मुझे अपना मन बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। गूफी को अपने रुख पर पूरा भरोसा था। गूफी की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर ज़ियाओ यी जियान के दिल में अनिश्चितता आखिरकार थोड़ी कम हो गई। उसने एक मुस्कान बनाई और उसकी बाहों में और करीब आ गई। ज़ियाओ यी जियान को छुआ हुआ महसूस होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। ज़ियाओ यी जियान को बहुत ज़्यादा निर्भरता महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 200। अगली सुबह जैसे ही गूफी ने अपनी नींद भरी आंखें खोलीं, उसे अपने दादा से एक सम्मन मिला, जिसमें उसे एक भोज में शामिल होने के लिए कहा गया था। गूफी को तुरंत भोज का असली उद्देश्य पता चल गया और उसने अपने बगल में लेटे ज़ियाओ यी जियान को देखा। चिंता मत करो, मेरी खुशखबरी का इंतज़ार करो। गूफी ने ज़ियाओ यी जियान के होठों पर हल्के से चुंबन लिया, फिर भोज के लिए निकल गया। भोज हॉल में जुनर, गू किंगयांग, गू याओ और अन्य युवा प्रतिभाएं पहले से ही बैठी हुई थीं। जुन एर की नज़र बार बार हुओ जी पर टिकी हुई थी, जो तनाव से भरी हुई थी, मानो वह खुद को गूफी की पहली पत्नी और हुओ जी को तीसरा पक्ष मानती हो। हालांकि हुओ जी ने जुन एर को नज़रअंदाज कर दिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़र में जुन एर उस बाहरी व्यक्ति ज़ियाओ यी जियान से कम खतरा थी। देर से आने के लिए क्षमा करें, बड़ों। गूफी के प्रवेश ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। हुओ जी ने भी उसकी ओर देखा। दिखने में गूफी सुंदर था, लेकिन वह उसकी परवाह नहीं करता था। स्वर्गीय ज्वालाओं की आभा है, और एक से अधिक। ऐसा लगता है कि हमें जो जानकारी मिली थी वह झूठी नहीं थी। हुओ जी की आंखें चमक उठीं, उसके विचार दौड़ रहे थे क्योंकि उसके माथे पर ज्वाला का निशान चुपचाप खिल रहा था। गूफी ने उसके माथे पर निशान देखा, अपने भीतर स्वर्गीय ज्वालाओं की अचानक उत्तेजना महसूस की। क्या उसकी स्वर्गीय ज्वाला लाल कमल ज्वाला है? गूफी, यहाँ आकर बैठो। गूली ने गूफी को अपने पास बैठने के लिए बुलाया। उसके बगल वाली सीट पर यान कबीले के सदस्य बैठे थे। ये युवक पहले से ही 4 सितारा डू वेनेरेट के स्तर पर है। उसका भविष्य असीम है। यान कबीले के बड़े हुओ याओ को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने गूफी के साधना स्तर को महसूस किया। वह जानते थे कि गूफी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह पहले से ही 4 सितारा डू पूजा तक पहुंच चुका होगा। गूफी के आगे हुओ जी की 8 सितारा डू पूर्वज की स्थिति भी कम प्रभावशाली नहीं लग रही थी। 4 सितारा डू पूजा। हुओ जी भी उतनी ही हैरान थी। गूफी उसकी उम्र के लगभग थी, फिर भी वह उससे इतने बड़े अंतर से आगे निकल गया था। इसने तुरंत उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। महान शक्ति अक्सर पूर्वधारणाओं को फिर से परिभाषित करती है। बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें आज यहाँ क्यों बुलाया गया है न? गूली ने गूफी से पूछा। हाँ, गूफी ने सिर हिलाया और फिर यान कबीले की तरफ देखा। जबकि मैं यान कबीले के प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं प्यार करता हूँ। गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अध्याय 120। क्या तुम्हें लगता है कि इससे वह तुमसे शादी कर लेगा? सपने देखो। उसने वास्तव में सीधे मना कर दिया। गूफी की प्रतिक्रिया सुनकर हुओ जी, जो बगल की सीट पर बैठी थी, ने आश्चर्य से देखा। उसकी पहले से शांत आंखें थोड़ी सी लहराईं। उसी समय उसने अपने दिल में एक अकथनीय नुकसान की भावना महसूस की। शुरू में हुओ जी इस बात से काफ़ी नाखुश थी कि उसके लिए इस प्रस्ताव की व्यवस्था करने वाले बुजुर्ग। आखिरकार ये दुर्लभ था कि महिला ही पुरुष का पीछा कर रही थी। उसे हमेशा अपनी असाधारण प्रतिभा पर गर्व था और शायद ही कोई पुरुष उसके ध्यान के योग्य पाया हो। हालांकि अब उसे गूफी के बारे में कुछ अलग महसूस होने लगा। बेशक यह अंतर शुरू में गूफी की भयानक साधना प्रतिभा और कई प्रकार की स्वर्गीय लपटों को मिलाने की उसकी क्षमता से उपजा था, और उसके बाद उसके इनकार से। हुओ जी एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला थी। हालांकि वह यान कबीले में सबसे उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन उसके साथियों में से कोई भी उसकी नज़र में नहीं आ सका। अब उसे आखिरकार कोई ऐसा मिल गया जिसकी वह प्रशंसा करती थी, लेकिन वह उसके बारे में वैसा महसूस नहीं करता था। ये बहुत बढ़िया है। गूफी वास्तव में यान कबीले से इस महिला को नहीं चुनेगा। हुओ जी के विपरीत उसके सामने बैठी जुन एर ने गूफी की अस्वीकृति पर एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। उसने हुओ जी को एक चुनौतीपूर्ण नज़र से भी देखा, मानो उसके प्रयासों के बावजूद उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिल पाया जो उसे चाहता हो। हुओ जी ने जुन एर की उत्तेजक नज़र को पकड़ लिया, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धी भावना भड़क उठी। चूंकि तुम्हें लगता है कि गूफी मुझसे शादी नहीं करेगी, इसलिए मैं इसके लिए लड़ना सुनिश्चित करूंगा।
हुओजी ने अपना मन बना लिया। ये निर्णय सिर्फ जुन एर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं था, बल्कि खुद गूफी से भी प्रभावित था। उस समय गूफी की प्रतिक्रिया के कारण भोज कक्ष में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। यान कबीले के बुजुर्ग हुओ याओ की अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। हालांकि गूफी के शब्द ईमानदार थे, लेकिन यान कबीले के सदस्यों के लिए ये चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। वे शादी का प्रस्ताव रखने के लिए इतनी दूर आए थे, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया गया, जिससे वे समझ नहीं पाए कि आगे क्या करना है। युवा मास्टर गूफी, आज हमारी पहली मुलाकात है। शायद भविष्य में हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान लें तो आपके विचार बदल सकते हैं। क्यों न हम एक दूसरे को परिचित होने के लिए कुछ समय दें। जैसे ही गूली तनाव कम करने के लिए कुछ कहने वाली थी, हुओजी अचानक खड़ी हो गई। उस पल में उसकी सारी पिछली नाराजगी गायब हो गई और उसने 18 वर्षीय लड़की की तरह जीवंत और उत्साही भावना दिखाई, जो युवा ऊर्जा को विकीर्ण करती है। इस महिला के साथ क्या है? हुओजी की प्रतिक्रिया सुनकर गूफी ने भौहें से कुढ़ी, कुछ हद तक हैरान महसूस किया। क्या मेरा आकर्षण इतना भारी हो गया है? ये हमारी पहली मुलाकात है और वह पहले से ही मुझसे शादी करने पर अड़ी हुई है। वास्तव में मुझे लगता है कि हुओजी का व्यक्तित्व गूफी से काफी मेल खाता है। गू कबीले के बुजुर्गों में से एक ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। ऐसी सेटिंग में हुओजी का व्यवहार शालीन और ईमानदार दोनों लग रहा था, जो अधिक लोगों को जीत रहा था। गू कबीले के आधे से ज्यादा बुजुर्गों ने इस शादी को दो कुलों के विलक्षण लोगों के बीच एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा। हुओजी अभी भी पहले की तरह ही आवेगी। बुजुर्ग हुओ याओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हुओजी के कार्यों को उसकी बेशर्मी से शादी करने की भीख के रूप में देखा जा सकता था, और अगर गूफेई उसे फिर से अस्वीकार कर देता तो यान कबीले को पूरी तरह से अपमानित होना पड़ता। गूफेई, शादी के मामले अप्रत्याशित होते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला न लेना सबसे अच्छा है। अपना समय लें और इस पर सावधानी से विचार करें। हॉल के ऊपरी मंच से एक आवाज़ गूंजी, जिसने सभी का ध्यान गू युआन की ओर खींचा, जो गू कबीले के कुलपति थे, जो हॉल के शीर्ष पर बैठे थे। वे गूफेई के पूर्व ससुर भी थे, जिन्होंने पिछली बार जब गूफेई जुन एर के साथ अपनी शादी को खत्म करना चाहते थे, तब भी कुछ ऐसा ही कहा था। वे चीज़ों को सुझाने में माहिर थे। हालांकि गू युआन ने कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन उसके शांत व्यवहार ने हॉल में मौजूद सभी लोगों का सम्मान जीता। उसका अधिकार सिर्फ गू कबीले के मुखिया के रूप में उसके पद से ही नहीं, बल्कि उसकी बेजोड़ साधना से भी उपजा था। गू ली स्थिति को समझते हुए जानता था कि गू युआन के शब्द यान कबीले की गरिमा की रक्षा के लिए थे। बच्चे, चूंकि यान कबीले ने इतनी ईमानदारी दिखाई है, तो तुम हुओजी के साथ कुछ समय क्यों नहीं बिताते? मूल रूप से गूफी ने गू युआन की सलाह का पालन न करने का साहस जुटाया था, लेकिन अब जब उसके दादा गुली ने भी बात की थी, तो उसने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार इस पर सहमत होने का मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में शादी के लिए प्रतिबद्ध था। वह बाद में मना करने के लिए हमेशा कोई बहाना ढूंढ सकता था। हाँ, युवा लोगों को एक साथ समय बिताना चाहिए। आप कभी नहीं जानते, भावनाएं विकसित हो सकती हैं। एल्डर हुओ याओ ने आखिरकार आराम किया, राहत महसूस करते हुए कि गू कबीले ने कम से कम यान कबीले के सम्मान को संरक्षित किया था। जहां तक शादी होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हुओजी गूफी का दिल जीत सकता है या नहीं। पिता को इस तरह से चीज़ों को सुझाने की क्या ज़रूरत थी? ये देखकर कि चीज़ें कैसे सामने आईं, जुनर का चेहरा काला पड़ गया। अपने पिता गू युआन से निराश महसूस कर रही थी। अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यह मामला यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन अब जब हुओजी गू कबीले में रहेगा तो परिणाम अनिश्चित था। भोज जारी रहा और हुओजी ने गूफी से संपर्क करने की पहल की। दिखने में हुओजी निस्संदेह एक दुर्लभ सुंदरता थी, जो रहस्य की आभा बिखेरती थी, जिसने गू कबीले के अन्य युवा सदस्यों को मोहित कर लिया, जो गूफी से ईर्ष्या करते थे। युवा मास्टर गूफी, कुछ पीना चाहेंगे? हुओजी ने गूफी की ओर अपना शराब का प्याला बढ़ाया। उसकी हरकतें सुंदर और गरिमापूर्ण थीं। रहस्य की हवा से सराबोर उसकी सुंदरता ने स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे वे उसके रहस्यमय मुखौटे के पीछे के रहस्यों को उजागर करना चाहते थे। मिस हुओजी, कृपया, गूफी ने बिना कुछ कहे अपना शराब का प्याला उठाते हुए जवाब दिया, जिससे हुओजी थोड़ा शर्मिंदा हो गया। मैंने सुना है कि युवा मास्टर गूफी कीमिया में भी कुशल हैं। आपके जैसा कोई व्यक्ति मिलना दुर्लभ है, जो कीमिया और साधना दोनों में उत्कृष्ट है। गुनगुने जवाब के बावजूद हुओजी ने बातचीत जारी रखी, जबकि गूफी ने विनम्रता से लेकिन बिना किसी उत्साह के जवाब दिया। हम्फ, बगल से देखते हुए जुन एर और भी ज्यादा नाराज हो गई, खासकर जब हुओजी ने उसे एक नज़र से देखा, जो जुन एर ने उसे पहले दी गई उत्तेजक नज़र से झलक रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि इससे भाई गूफेई अपना मन बदल लेंगे? जुन एर ने निराशा में अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं और उदास होकर अकेले ही शराब पीने लगी। हालांकि गू कबीले के दूसरे युवा सदस्यों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार जब भोज समाप्त हुआ तो जुन एर ने अपने पिता को अकेला पाया।
पिताजी, आपने गू फेई को क्यों रोका? क्या ये बेहतर नहीं होता अगर उन्होंने मना कर दिया होता? जुन एर ने पूछा, उसके चेहरे पर उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। जुन एर, गू फेई के लिए यान कबीले से होजी वाकई एक अच्छा मैच है। या हो सकता है कि तुम अभी भी उसके साथ सुलह करना चाहती हो। गू युआन ने जवाब देते हुए थोड़ा भौहें से कुड़ी।